हाँ ठीक है, देखो तो फॉर्मेट, वो फॉर्मेट कह रहा हूँ, जो हमारा सैलरी का फॉर्मेट है हमारा, हमने वो भी लिख लिया और हमने यहाँ पर अलाउंस समझ भी लिए कि अलाउंस हमारे होते कितने टाइप के हैं, है ना। अब हम एक एक करके अलाउंस पढ़ेंगे, एक एक अलाउंस समझेंगे तरीके से एकदम। देखो भाई, मैंने तुम लोगों को डिडक्शन भी लिखवा दी है ना, क्लास नंबर 2 के अंदर डिडक्शन भी हो गई हमारी। अब जो हमारा होगा वो हमारे अलाउंस स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, अलाउंस में मैंने तुम्हें जो लिखवाया था एक बार मैं फिर पढ़ाना चाहता हूँ उसे, ठीक है ना, उसे बड़े ध्यान से समझना। अलाउंस एक बार मैं फिर बताना चाहता हूँ। पहले मैंने तुम्हें लिखवाए थे फुल्ली एग्जाम्ड। फुल्ली एग्जाम्ड में कार अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, टूर अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, ये मैंने तुम लोगों को बताए थे। फिर मैंने तुम्हें फुल्ली टैक्सेबल बताए थे। ये एग्जाम्ड होते हैं पूरे। कार अलाउंस क्या होता है, जैसे अलाउंस माने होता है एक टाइप से डिस्काउंट, या फिर हमें किसी चीज़ के खर्चे का पेमेंट दे देना, मालिक ने हमें किसी चीज़ के खर्चे का पेमेंट दे दिया, उसे बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अलाउंस का मतलब तो ये बताया था मैंने। परक्यूसिट का मतलब क्या बताया था? परक्यूसिट का मतलब बताया था कि फैसिलिटी। ये मैंने डिफरेंस बताया था अलाउंस में और परक्यूसिट में। परक्यूसिट में अलाउंस में मैंने डिफरेंस बताया था। परक्यूसिट जो होते हैं वो तो होती है फैसिलिटी, और अलाउंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं फैसिलिटी की जगह पैसे दे देना। जैसे हम कहीं नौकरी करते हैं और कोई हमें घर दे दे, रहने के लिए, तो क्या है वो परक्यूसिट। यदि वो हमें घर के लिए पैसे दे दे 2-3 हज़ार रुपये महीना कि भैया किराया वगैरह जो है पे करते रहे ना, तो वो क्या हो जाते हैं? अलाउंस हो जाते हैं। तो अलाउंस का जो डेफिनेशन बस ये है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, वो अलाउंस जिनका फ़ायदा डायरेक्टली ही मालिक को मिल रहा है, वो अलाउंस जो होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? फुल्ली एग्जाम्ड होते हैं। और जिनका फ़ायदा डायरेक्टली हमें मिल रहा है पूरा का पूरा, वो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। और जो पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जाम्ड होते हैं उनकी हम कैलकुलेशन कर रही हैं। फर्स्ट हमारा HRA है, हाउस रेंट अलाउंस, है ना। तो फर्स्ट में डाल देता हूँ हाउस रेंट अलाउंस, HRA। अब तुम आना, पहले मैं समझाऊंगा फिर तुम लोग नोट करना तरीके से। तो पार्टली एग्जाम्ड, जो हमारे पार्टली एग्जाम्ड है, जितना एग्जाम्ड पोर्शन होगा वो देख लेंगे यहाँ पर। अलाउंस में हमेशा एग्जाम्ड पोर्शन कैलकुलेट होता है। कैसा पोर्शन कैलकुलेट होता है? एग्जाम्ड वाला, जिस पर हमें टैक्स नहीं देना, ठीक है ना। तो सबसे पहला है इसके अंदर हाउस रेंट अलाउंस, जिसे बोलते हैं HRA, हाउस रेंट अलाउंस, शॉर्ट में बोलते हैं इसे HRA, हाउस रेंट अलाउंस। समझना बड़े ध्यान से। हाउस रेंट अलाउंस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देखना। इसमें हमारे इन्होंने बताए हैं हमें 3 पॉइंट। क्या बताए हैं? 3 पॉइंट। 3 पॉइंट बताए हैं इसने हमें। क्या बताया है कि भैया एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जब मैंने तुम्हें कैलकुलेशन कराई थी एंटरटेनमेंट अलाउंस की, तब भी मैंने बताया था कि सबसे पहला पॉइंट तो वही होता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जितना पैसा हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर भी यही है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एक्चुअल अमाउंट रिसीव इन द नेम ऑफ HRA। HRA के नाम पर जितना पैसा मिला वो ले लो, ठीक है। फिर 20%, वो 20% कह रहा हूँ, यहाँ आएगा रेंट पेड बाय एम्प्लॉय। किराए पे तो एम्प्लॉय रह रहा होगा, रेंट पे भी वही करेगा। तो इसका तरीका ये है कि पहले तुम एक्चुअल अमाउंट ले लो, फिर रेंट पेड बाय एम्प्लॉय लेस 10% ऑफ सैलरी, लेस 10% ऑफ सैलरी।
लेस 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी में क्या क्या लेंगे वो देखना, मैंने स्टार बना दिया, अभी इसका वर्किंग नोट भी कराऊंगा कि सैलरी में क्या क्या आएगा। सैलरी में बेसिक सैलरी नहीं आने की, जैसा हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस के अंदर था बेसिक सैलरी, वो नहीं लेने की। सैलरी के अंदर कुछ और भी आएगा, वो बताऊंगा क्या क्या आएगा। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, तीसरा पॉइंट है इसके अंदर 40% ऑफ सैलरी, 40% और 50%, 2 पॉइंट है यहाँ पे लिखवाता हूँ अभी। एन अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ सैलरी ड्यू, इसी वाली की जो हम ये निकाल लेंगे ना, इसी वाली की, यहाँ पे भी चाहे ड्यू लिख लो, सैलरी ड्यू 50% तो है उन लोगों के लिए जो रहते हैं बिग सिटी में। बिग सिटी माने यानी कि रहने वाले हैं कहाँ कहाँ के भाई, कहाँ कहाँ के, जो रहने वाले हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, 4 इंडिया में बिग सिटी हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो जो लोग दिल्ली, मुंबई, और चेन्नई में रहने वाले हैं उन लोगों के लिए है ये अमाउंट 50%। अदरवाइज ये अमाउंट तुम्हारी, और करके लिख रहा हूँ मैं, पॉइंट 3 ही है, 1 2 या ये, अदरवाइज वो अमाउंट रह जाएगी 40%। अदरवाइज वो अमाउंट कितनी रह जाएगी। तो केस में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भैया जिसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना आचार्य का, वो रहने वाला कहाँ का है। क्लियर है पॉइंट, वो रहने वाला कहाँ का है। 4 नंबर में अकेला भी क्वेश्चन आ सकता है ये वाला तुम्हारा कि कैलकुलेशन है आचार्य, ये देख लो। तो यहाँ पर आएगी अमाउंट इक्वल टू 40% ऑफ सैलरी ड्यू। तो उसका क्या ले लेंगे, सैलरी का, इसी वाली सैलरी का कितना परसेंट, 40%। यदि उसने कुछ नहीं कहा तो ये ले लेना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता का केस हो तो ये ले लेना। बताओ है कोई समस्या। अब एक बार फिर बताता हूँ, देखो तुम्हें, ये अदर सिटी के लिए है, यहाँ पर है ये अदर सिटी के लिए। यदि उसने तुम्हें कोई और सिटी बता दी, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता को छोड़कर, इन 4 सिटी को छोड़कर, 4 सिटीज़, इन 4 सिटी को छोड़कर अदर देन, दैट इज अदर देन अदर देन 4 सिटीज़, इन 4 सिटी को छोड़कर, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरठ और बोलो मेरठ और आगे बस वाले तो ऐसे बोलते हैं ना है ना मेरठ, GUGRA, गुजरात, मेरठ गुजरात, और बोल दो गाजियाबाद वगैरह वगैरह, अरे बहुत सारे आ जाएंगे, पटना, लंदन, है ना, लंदन भी लगा के नहीं पे देखना। बस इन 4 को छोड़कर बाकी कोई सी भी सिटी हो, मैंने तो बता दिया ना, लिख देना अदर देन 4 सिटी, इन 4 सिटियों को छोड़कर बाकी जोन से भी सिटी है उसमें 40% लगा देना, और ये 4 सिटी यहाँ दिख जाएगी उसमें 50% लगा देना। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आती है, यहाँ तक की बात समझ में आती है तुम्हें। तो अब मैं तुम्हें लिखवाता हूँ कि सैलरी के अंदर क्या क्या आएगा, ध्यान से कर लेना नोट, कहाँ भागा जा रहा है ये। सैलरी के अंदर क्या क्या आएगा, इसके नीचे का नोट लिखवाता हूँ। आ जाओ, यहाँ तक का दिख रहा है ना साफ एकदम, यहाँ तक का आ रहा है ना बिल्कुल क्लियर एकदम, फिर ठीक है बता देगा ना, आधा अधूरा आ रहा है तो आओ। सैलरी के अंदर क्या क्या आएगा, जो सैलरी तुम्हारी ड्यू है, सैलरी के अंदर एक तो बेसिक सैलरी, प्लस बेसिक सैलरी प्लस डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस,
डियरनेस अलाउंस, ठीक है ना, जो तुम्हारे मैंने अलाउंस में फर्स्ट पॉइंट लिखवाया था, ठीक है ना, फुली टैक्सेबल वाले डियरनेस अलाउंस। फिर तीसरा आता है इसके अंदर कमीशन, और मैंने यहाँ पर परसेंटेज लिखा है, कमीशन फिक्स परसेंटेज पे होना चाहिए, अदरवाइज कमीशन लेंगे ही नहीं, ठीक है ना, कमीशन फिक्स परसेंटेज पे होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कमीशन शुड बी इन फिक्स परसेंटेज ऑन सेल, कमीशन फिक्स परसेंटेज सेल पर होना चाहिए, ठीक है ना। यदि कमीशन की अमाउंट ऐसी दे दी तो नहीं लेने के, कमीशन फिक्स परसेंटेज पे होना चाहिए तभी लेंगे, अदरवाइज फ्री से भी छोड़ देंगे, ठीक है ना। और इसके नीचे एक छोटा सा नोट, डीए, अच्छा इसमें मैं दो चीज़ लिखवा के काट देता हूँ, बोनस भी नहीं लेते, और तीसरा इसमें है अदर अलाउंस, कोई सा भी है, यदि अदर अलाउंस तो वो भी नहीं लेने के, यदि कोई अदर अलाउंस है तो वो भी नहीं लेने के। क्या क्या लेंगे, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, कमीशन फिक्स परसेंटेज पे होना चाहिए, और बोनस और अदर कोई सा भी अलाउंस दे रखा है, अदर अलाउंस में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आ जाएगा, एकेडमिक अलाउंस वगैरह वगैरह, इतने सारे अलाउंस हैं, है ना, तो कोई सा भी नहीं लेने के। लेते तो वही है जो टैक्सेबल होता है, लेते टैक्स एग्जेम्प्ट वाला क्यों लेंगे, है ना। लेकिन डीए 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 जो होना चाहिए वो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, डीए जो होना चाहिए वो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ये बात भी पक्की। अब देखो इसे पूरे को एक बार रिलेट करा दो, ध्यान से समझो, छोड़ो नोट वोट में कुछ नहीं रखा, दिमाग में नोट रखना है इसे, क्योंकि क्वेश्चन की जब कैलकुलेशन आएगी तो वो तो तुम्हें एचआरए बता देगा, बस केवल कि एचआरए मालिक ने इतने दिए, अब कैलकुलेशन सारी की सारी तुम करोगे, ये सारे पॉइंट याद तुम रखोगे, मुझे याद नहीं रखने। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जितनी एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुई, दूसरा रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय, कितना उसे रेंट दिया, लेस 10% ऑफ सैलरी, लेस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी मैंने बता दी बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस वो कमीशन, कमीशन फिक्स परसेंटेज पे होना चाहिए, डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होने चाहिए, अदरवाइज इन्हें भी नहीं लेने के, अदरवाइज इन्हें भी नहीं लेने के। और 50% और 40%, इन तीनों में या इन दो में या इसमें, क्योंकि इन दोनों में से तो एक ही आएगा, इन दोनों, ये दो और एक ये तीन, इन तीनों में जो भी लोअर होगा, इन तीनों में लिखना है यहाँ पे लोअर ऑफ, लोअर ऑफ, इन तीनों में जो भी लोअर ऑफ होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भैया लोअर ऑफ इज एग्जेम्प्ट, इन तीनों में जो भी लोअर होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। बचे हुए पे टैक्स दोगे, टैक्स कैसे दोगे वो देखो, अभी इन तीनों में सपोज बिल्कुल इमेजिन करते हैं, अमाउंट रिसीव हुई 20,000, ये आ गया सपोज करो 5,000, ये तीसरे वाला आ गया सपोज करो 50% 6,000, 20,000 5,000 6,000, सब में कम कितना है 5,000, तो 20,000 में से 5,000 रुपये तो हो गए एग्जेम्प्ट, बचे कितने 15,000, 15,000 पर टैक्स दे दो, 15,000 पे क्या दे दो, टैक्स दे दो। बताओ यहाँ तक ये कहानी समझ में आती है, नोट कर लो, नोट कर लो। तो देखो एक बार फिर बताता हूँ इसे मैं, कि हाउस रेंट अलाउंस के अंदर हमारे 3 पॉइंट आते हैं,
बस तुम लोगों को देखो पॉइंट कैपेसिटी अपनी अच्छी रखनी होगी, पॉइंट याद रखने होंगे। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव, रेंट पेड बाय एम्प्लॉय लेस 10% ऑफ सैलरी ड्यू, और 40% और 50%। 40% सभी शहरों के लिए और 50% 4 सिटी के लिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। सैलरी ड्यू के अंदर क्या लोगे? सैलरी ड्यू के अंदर बेसिक सैलरी, डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होने चाहिए, कमीशन फिक्स परसेंटेज पे होना चाहिए, और बाकी चीज़ों को लोगे नहीं, बाकी चीज़ों को लोगे नहीं। केवल इतना सा काम है, इसके अंदर कुछ नहीं है ना। आगे चलते हैं हम। और इन तीनों में जो लोअर ऑफ है वही हमारा क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी पोर्शन टैक्सेबल आ जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर टैक्सेबल पोर्शन कैलकुलेट नहीं कर रहे। कौन सा पोर्शन कैलकुलेट कर रहे हैं? एग्जाम्प्ट वाला। ध्यान रखना, पर की सीट में टैक्सेबल वाला करते हैं। हाँ, तो इसी वजह से मैं पहले ही बताता हुआ चल रहा हूँ, यहाँ पर क्या करते हैं? एग्जाम्प्ट वाला पोर्शन। देखो, अब इसके बाद में अगला जो था वो एंटरटेनमेंट अलाउंस था। जो मैंने तुम्हें पार्टली वाले लिखवाए थे ना, उसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस था, जो मैं लिखवा चुका तुम्हें, है ना। जो रिट्रेचमेंट कंपनसेशन था वो तुम्हारा रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, और तुम्हारे जो आगे भी आएंगे इसमें कई पॉइंट, वो तुम्हारे रिटायरमेंट बेनिफिट में आएंगे। अब मैं तुम्हें जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिखवाता हूँ। वैसे बहुत कम आता है ये, और आता थ्योरी में है ये। ट्रैवलिंग अलाउंस। देखो, टूर और ट्रैवल मैंने डिफरेंस बताया था। टूर और ट्रैवल में क्या फ़र्क बताया था अमित? बताओ। टूर तो जा रहा है मालिक के काम से, ट्रैवल जा रहा है मज़े लेने के लिए, ठीक है ना। अब देखना भाई कैसे कैसे मज़े लेते हैं, मज़े लेके पढ़ेंगे पूरा, क्या रखा है नहीं तो आ जाओ। तो ट्रैवलिंग अलाउंस देखते हैं अब ट्रैवलिंग अलाउंस पढ़ेंगे बड़े ध्यान से, एक एक चीज़ को समझते हुए। दूसरे हैं हमारे ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस में क्या क्या आता है देखना। ट्रैवलिंग अलाउंस में दोबारा क्या क्या आता है? कई सारी कंडीशन आती है इसके अंदर भी। हम लेकिन कौन सा पोर्शन कैलकुलेट कर रहे हैं? एग्जाम्प्ट वाला। ये बात तो पक्की है ना। हाँ, तो यहाँ पर कंडीशन आएंगे डिफरेंट ट्रैवल सिचुएशन। डिफरेंट ट्रैवल सिचुएशन। भाई ट्रैवल विद इंसान कई टाइप से कर सकता है। साइकिल से जाएगा घूमने, है ना, बस से जा सकता है, कार से जा सकता है, ट्रेन से जा सकता है, प्लेन से जा सकता है, हवाई जहाज़ से जा सकता है, वो हवाई जहाज़ से कह रहा हूँ, पानी के जहाज़ से जा सकता है ना। तो कई टाइप से जा सकता है इंसान घूमने। तो देखो, इन्होंने बताया तुम्हें हर एक चीज़ की बात। क्या बताइए? पहला पॉइंट इन्होंने बताया है जर्नी बाय एयर। पहले बताओ इस पर साफ चमक रहा है, क्लियर आ रहा है एकदम, एक एक चीज़ समझ में आ रही ना? ठीक, वरना दूसरा मार्कर यूज़ कर लेंगे। जर्नी बाय एयर, जर्नी बाय एयर। तो इसमें क्या है देखना पड़े ध्यान से। इसके अंदर पोर्शन कौन सा कर रहे हैं हम? एग्जेम्प्ट पोर्शन ही कैलकुलेट कर रहे हैं भाई, ध्यान रखना। लोअर ऑफ एग्जेम्प्ट होगा, बस एक बात को पकड़ के बैठ जाना। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है तुम्हारे, क्या क्या है? इकोनॉमी क्लास, इकोनॉमी क्लास फेयर। फेयर माने होता है भाड़ा, किराया। इकोनॉमी क्लास फेयर ऑफ एयर ट्रैवल, ऑफ एयर ट्रैवल। इकोनॉमी क्लास फेयर ऑफ एयर ट्रैवल। 2 टाइप के होते हैं ना, तुमने सुना होगा। प्लेन में 2 क्लास होती हैं, एक तो बिजनेस क्लास होती है और एक इकोनॉमी क्लास होती है। और दूसरा यहाँ पर है एक्चुअल अमाउंट
रिसीव, एक्चुअल अमाउंट रिसीव कर रहा हूँ, सॉरी, स्पेंड, SPEND, जितना उसने पैसा खर्च किया है, जितना उसने पैसा क्या किया है, खर्च किया है। अब देखना ज़रा, वो घूमने गया एरोप्लेन से, उन्होंने कहा कि भैया टैक्सेबल पोर्शन ऐसे कैलकुलेट करना, दोनों में से लोअर ऑफ क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि भैया इकोनॉमी क्लास का फेयर लेना, सपोज करो इकोनॉमी क्लास का फेयर में मान लेता हूँ 50,000 रुपये का, एक्चुअल अमाउंट स्पेंड जो उसने खर्च कर दिया वो कर दिए सपोज करो उसने 60,000 रुपये, है ना, 10,000 रुपये और चीज़ों में उड़ा देंगे, क्या पता विदेश घूमने गया हो और जुए सट्टे में उड़ा दिए पैसे, कसिनो में घूम आया हो। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमी क्लास का फेयर और एक्चुअल अमाउंट स्पेंड जो भी दोनों में से क्या होगा, लोअर होगा, वही क्या कर देंगे, एग्जाम्प्ट। तो एग्जाम्प्ट कितना हो जाएगा ये, अब सपोज करो मालिक ने उसे दे दिए थे कितने, मालिक ने उसे सपोज करो 1,00,000 रुपये दे दिए थे, तो 1,00,000 रुपये यदि उसने दे दिए थे मालिक ने, 50 तो उसने खर्च कर दिए, एग्जाम्प्ट हो गया। 50 पे क्या दे देगा, टैक्स, 50 पे क्या दे देगा, टैक्स दे देगा, ठीक है ना, ये काम होता है। तो देखना ज़रा आगे, अभी तो बहुत सारी चीज़ों से वो जर्नी कर सकता है, कैसे कैसे कर सकता है अगला देखेंगे। जर्नी बाय ट्रेन, जर्नी बाय ट्रेन, ट्रेन से भी तो जा सकता है। तो इन्होंने ट्रेन के लिए क्या कहा, ट्रेन के इन्होंने कहा कि भैया ट्रेन में 2 क्लास होती है, वैसे तो 3 होती हैं, फर्स्ट क्लास, AC क्लास और पैसेंजर। पैसेंजर तो नहीं लिए इन्होंने AC क्लास लिए। यहाँ पर क्या लिया है इन्होंने कि AC क्लास वाला डब्बा लिया है इन्होंने, AC क्लास वाला डब्बा। तो देखना ज़रा बड़े ध्यान से समझना, लोअर ऑफ, दोनों में से जो भी क्या होगा, कम होगा। एक तो AC फर्स्ट क्लास, AC फर्स्ट क्लास ट्रेवल बाय रेल, जो रेल का AC का फर्स्ट क्लास का किराया है वो, और एक्चुअल अमाउंट स्पेंड, एक्चुअल अमाउंट तो होगी हर बार भाई, जो किराया होगा और एक्चुअल अमाउंट जो खर्चा होगा वो दोनों में से जो भी लोअर होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, और जो बचेगा वो टैक्सेबल। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक का। अब ये थोड़ी ना है कि रेल से जाएगा, रेल तो जंगलों में कुछ जाती है, स्टेशन पे उतार देती, स्टेशन से क्या करेगा, वो बता रहा हूँ, गाड़ी से गाड़ी बुक कर सकता है, कैब बुक कर सकता है ना, टैक्सी बोलते हैं। तो फिर यहाँ पर 2 चीज़ों से हो गया, जर्नी बाय ट्रेन प्लस कार, ट्रेन प्लस कार, यदि ट्रेन और कार दोनों से कर रहा है जर्नी फिर भी सेम ट्रीटमेंट, फिर भी सेम ट्रीटमेंट, क्या, लोअर ऑफ, इन दोनों में जो भी लोअर होगा क्या, फर्स्ट क्लास AC फेयर ऑफ रेल, यही तो मैंने बात लिखी यहाँ पर, AC फर्स्ट क्लास ट्रेवल बाय एयर, या फिर फर्स्ट क्लास AC फेयर बाय फेयर ऑफ रेल, रेल का जो AC का फर्स्ट क्लास का जो किराया है वो, और एक्चुअल अमाउंट स्पेंड, जो भी एक्चुअल अमाउंट स्पेंड कर रहा है वो, जो भी दोनों में से लोअर होगा वही क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल। बताओ आती है यहाँ तक की बात समझ में, सिंपल है। एयर से जा रहा है तो इकोनॉमी क्लास का टिकट और एक्चुअल अमाउंट स्पेंड जो भी वो खर्च कर रहा है वो एग्जेम्प्ट, लोअर, दोनों में से जो लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट। दूसरा, यदि वो कर रहा है रेल से, यदि वो रेल से ट्रैवल कर रहा है तो AC क्लास का, रेल का AC क्लास के डब्बे का किराया और एक्चुअल अमाउंट स्पेंड, विच एवर इज लोअर इज एग्जेम्प्ट, जो दोनों में लोअर होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। तीसरा, यदि वो रेल से और कार से दोनों से कर रहा है, फिर यदि वो रेल से और कार से दोनों से कर रहा है तो
तो फिर यहाँ पर इसने सेम ट्रीटमेंट बता दिया इसका, कि यानी कि एसी क्लास का फर्स्ट क्लास का किराया, एसी जो है एसी डब्बे का फर्स्ट क्लास का किराया और एक्चुअल अमाउंट स्पेंड, जो भी दोनों में से क्या होगा लोअर, वही क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट। अच्छा तुम ये बात पकड़ पाए कि लोअर क्यों होता है? लोअर इस वजह से होता है कि एग्जाम तो कम से कम करेंगे ना, जो भी तो ज़्यादा से ज़्यादा पे टैक्स ले पाएंगे। यदि वो ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया है तो वो तो खर्चा और भी ज़्यादा कर देगा और सारा टैक्स बचा के लेके चला जाएगा। इसी वजह से लोअर लेते हैं ये हमेशा, ठीक है ना। नोट करो इसे, अगला भी लिखवाता हूँ फिर आगे। करो भी नोट। कशिश तो 2 टाइप की तो हमारी हो गई, नहीं 3 टाइप की हो गई। अब अगला जो है इसके अंदर वो यदि वो अदर ट्रांसपोर्ट मोड से कर रहा है, ना ही तो प्लेन से जा रहा, ना ट्रेन से जा रहा, ना ही कार से जा रहा, जस्ट लाइक बस, ऑटो रिक्शा, इन चीज़ों से यदि घूमने जा रहा है तो, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है भाई, वो बस से भी तो घूमने जा सकता है या नहीं जा सकता? बस से भी जा सकता है। यदि कहीं पास का ही है रास्ता तो वो बस से भी घूमने जा सकता है, ठीक है ना। और बस से घूमने वो जा सकता है और उसके बाद वो कार भी ले सकता है, ऑटो भी बुक कर सकता है ना, पैदल भी चल सकता है, सारे काम हो सकते हैं। तो अदर ट्रांसपोर्ट यदि बात आती है तो केवल इन्होंने अदर कह दिया, उसमें अदर में सब कुछ आ गया, बस का गाड़ी, रेल भाड़ा, वो रेल भाड़ा कह रहा हूँ सॉरी, बस है ना, बस आ जाएगी उसके अंदर, तुम्हारी ऑटो वगैरह जो भी छोटी मोटी चीज़ें वो सब आ जाएगी उसके अंदर। तो अगला लिखना है यहाँ पर कि जर्नी बाय अदर ट्रांसपोर्ट मोड, दैट इज बस, और बता दो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, और भी बहुत सारी चीज़ें, छोड़ा मैं बस ये लिख देता हूँ। बस प्लस कार भी आ सकती है, 100% सही कह रहे हो, बस प्लस कार भी आ सकती है। ट्रेन के साथ कार यूज़ कर रहा है तब ट्रेन वाला, और बस के साथ कार यूज़ कर रहा है किराए वाली तो फिर वो बस वाला। अब बस वाले में इसने क्या कहा है वो समझो बड़ा ध्यान से। इसने कहा है लोअर ऑफ, बस भी तो 2 टाइप की होती हैं, फर्स्ट क्लास और एक रोडवेज की बस, खटारा यूँ ही हिलती रहती है, घड़ 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 घड़, है ना। उस वाली बस की बात नहीं कर रहा, उस बस की बात कर रहा हूँ जिसका शीशा भी नहीं बसता, एसी बस। तो यहाँ पर उसे बोलते हैं डिलक्स बस, DELUX, डिलक्स बस या एसी बस, डिलक्स बस या एसी बस फेयर, डिलक्स बस या एसी बस का फेयर, जो तुम्हारी एसी वाली बस है, फर्स्ट क्लास वाली जो है वो, है ना। और एक्चुअल अमाउंट स्पेंड, जो भी दोनों में से लोअर होगा वो क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट, लोअर इज एग्जेम्प्ट। यहाँ तक की बात हमारी समझ में आ गई तुम्हारे, यहाँ तक कब। अब हम इसके नीचे लिखेंगे इसके नोट, कितनी बार साल में घूमने जा सकता है ये तो बताया ही नहीं, कम से कम ये तो पता लगे हमें, रोज़ थोड़ा चला जाएगा घूमने, ऑफिस कब आएगा यदि घूमता ही रहेगा तो देखो ज़रा बड़े ध्यान से समझो, कर लेना नोट बाद में, आ जाओ। यहाँ पर कह रहा है वो एवरी 4 कैलेंडर ईयर, 4 कैलेंडर ईयर का एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक
4 कैलेंडर ईयर का एक ब्लॉक होता है। ब्लॉक मतलब एक तरीके का पैकेज मान सकते हो तुम इसे। 4 साल का एक पैकेज होता है, एक ब्लॉक होता है। जैसे मैं कहने लगूँ कि 12 दर्जन एक पेटी में है, तो एक ब्लॉक 12 दर्जन का हो गया, है ना। तो यहाँ पर ऐसी है कि एवरी 4 कैलेंडर ईयर एक ब्लॉक होता है इसके अंदर। तो इसमें वो अलाउड टू इंडिविजुअल ओनली टू ट्रैवल। उसे कितने अलाउड होंगे? ओनली टू ट्रैवल। केवल वो 4 सालों में कितनी बार घूम सकता है? 2 बार। और अब देखना जरा, और ओनली टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन। सिर्फ 2 बच्चों को लेके जा सकता है ना। सिर्फ 2 बच्चों को लेके जा सकता है, ये नहीं कि 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों को लेके जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है ना। एंड वाइफ को क्या बोलते हैं? वाइफ को क्या बोलते हैं? अरे बोल दो। वाइफ को बोलते हैं स्पाउस। क्या बोलते हैं? स्पाउस। वाइफ को क्या बोलते हैं? स्पाउस। तो बहुत सारे नाम हैं। आजकल तो बहुत सारे नाम हैं। वाइफ को क्या बोलते हैं? स्पाउस, है ना। स्पाउस भी बोलते हैं। यदि किसी को पता ना हो ना और हस्बैंड अपनी वाइफ को स्पाउस बोल दे और उसे ऐसा लगेगा कि ना इसने मुझे पता लग रहा है क्या बोल दिया, तो वही पिटेगा। अच्छा, तो तुम ये 4 कैलेंडर ईयर का मतलब समझे? 4 साल में 2 बार, 4 साल में वो 2 बार जा सकता है केवल। अच्छा, मैं तुम्हें समझाता हूँ, कैलेंडर ईयर का मतलब समझाता हूँ मैं पहले। जो तुम्हारे ये 4 कैलेंडर ईयर है ना, वो बताता हूँ। कैलेंडर ईयर ब्लॉक, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पर कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2020 तक। क्या बताओ, 4 साल बैठ रहे हैं? बिल्कुल बैठ रहे हैं। तो क्या हो गया? ये एक ब्लॉक हो गया। 2016 से 20 तक 2 बार पूरे मजे लो, 2 बार पूरी जगह घूम घूम एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, इसके अंदर जो ट्रिप होती है ना, वैसे नॉर्मली जो इसके अंदर ट्रिप होती है वो इंडिया की होती है, फॉरेन ट्रिप नहीं होती है ना। फॉरेन ट्रिप नहीं होती है। अरे यदि फॉरेन ट्रिप भी है तो कोई दिक्कत नहीं, फॉरेन ट्रिप भी है तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल इंडिया की ट्रिप होती है वैसे। तो देखना जरा, आगे आ जाओ। अब इसमें इसने एक बात और कही है। क्या कही है? कि केवल एक ट्रिप को वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। केवल एक ट्रिप को वन ट्रैवल अलाउड टू carry forward, one travel allowed to carry forward in next immediately। लिखना जरा, यहाँ पे समझ में नहीं आने का। immediately block of calendar ईयर। अब समझना जरा, अब मेरी बात ध्यान से समझना, तुम पहले नोट समझ लो इसके। इनने कहा कि 4 कैलेंडर ईयर का एक ब्लॉक होता है, मान गए। इसने कहा कि वो खुद इंडिविजुअली ओनली अलाउड टू ट्रैवल, मतलब उसे जो व्यक्ति है, व्यक्ति इंडिविजुअल माने व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को
केवल और केवल 2 ट्रैवल अलाउड होंगे, उसके बाद में नहीं होगा। यदि इन 2 ट्रैवल में से वो एक ट्रैवल नहीं ले पाया, वो इन 2 ट्रैवल में से एक ट्रैवल शुरू के 4 साल घूमे ही नहीं, क्या करें, परेशानी आ गई थी, है ना, कोई परेशानी आ सकती है इंसान, तो 4 सालों में घूमे ही नहीं, तो उसमें से वो एक ट्रैवल कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, मतलब अगले साल, जस्ट अगले साल घूम सकता है इन नेक्स्ट इमीडिएट ब्लॉक ऑफ द कैलेंडर। मतलब जैसे 2020 तक वो घूमा ही नहीं, तो जस्ट 2021 में घूम आओ, अदरवाइज फिर नहीं मिलेगा, अदरवाइज फिर नहीं मिलेगा। यानी कि इसका मतलब पता क्या है, वो अगले कैलेंडर ईयर में 3 बार घूम सकता है, 2 तो रहेगा ही रहेगा, अगला जो ब्लॉक आया उसमें 2 तो वो घूम ही सकता है, पिछले वाले में यदि वो नहीं घूमा तो एक आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, ना उस साल में वो 3 बार घूम सकता है आराम से, एक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। ये थ्योरी के लिए बेस्ट है क्वेश्चन, इसका न्यूमेरिकल पोर्शन में यूज़ हो या ना हो, लेकिन इसका थ्योरी का क्वेश्चन जरूर आता है 4 नंबर का, और इसे एज इट इज़ उतार देना तुम लोग, ठीक है ना। जरा मरा से इसके बारे में थ्योरी लिख दोगे, नंबर 1 नहीं घटने का तुम्हारा। करो जरा से, नोट करो, कर लिया, चलो तो फिर इसके बाद में आते हैं हमारे स्पेशल अलाउंस। इसके बाद में कौन से अलाउंस आते हैं हमारे, स्पेशल अलाउंस आते हैं। मैंने तुम लोगों को हाउस रेंट अलाउंस लिखवा दिया, ट्रैवल लिखवा दिया, एक बार इसे फिर पढ़ते हैं दोबारा से, मेरा मन कर रहा है। हाउस रेंट अलाउंस के अंदर क्या क्या था बताओ, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, रेंट पेड बाय एम्प्लॉय लेस 10% ऑफ सैलरी, 40% और 50%, विच एवर इज लोअर इज एग्जेम्प्ट। पक्की बात। सैलरी के अंदर क्या क्या आएगा बताओ कशिश, बताओ सैलरी के अंदर क्या क्या आएगा, उसकी बेसिक सैलरी और क्या आएगा बेसिक सैलरी के बाद में, बेसिक सैलरी पूरा चैन बना के लिखो बिल्कुल भी, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होने चाहिए, और कमीशन फिक्स परसेंटेज पे होना चाहिए सेल पर। यदि फिक्स परसेंटेज पे नहीं है, उसकी अमाउंट दी है, तब वो सैलरी के अंदर तो वो आएगा भाई, टैक्सेबल तो उसमें करेंगे, लेकिन एचआरए की कैलकुलेशन करते समय उसे नहीं लेने के, एचआरए की कैलकुलेशन करते समय उसे नहीं लेने के। बताओ क्लियर है पॉइंट, है क्यों फ़ायदा क्यों नहीं है भाई, यदि हम पूरी की पूरी सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें कमीशन तो मिला ही है, कमीशन तो टैक्सेबल होगा ही, बट जब एचआरए की कैलकुलेशन करेंगे ना तो उस सैलरी में उसे इंक्लूड नहीं करने के, यदि वो फिक्स परसेंटेज पे नहीं है तो। हाँ ये है, यदि वो परसेंटेज में नहीं है तो फिर वहाँ पर उसे एचआरए में यूज़ नहीं करने के। अब वो तो जो सैलरी का तुम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें तो वो लिखा ही जाएगा, उसमें तो वो लिखना ही है, ये मैं सोचना कि उसमें नहीं लिखा जाने का, वहाँ पे भी छोड़ दोगे, सिर्फ और सिर्फ वो जब एचआरए की कैलकुलेशन करोगे तब नहीं आने का। क्लियर है पॉइंट, नोट कर लो, आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर स्पेशल अलाउंस तो मैं कल लिखवाता हूँ, ठीक है ना, ढंग से कर दो बंद।